विद्यार्थियों, एंजाइम क्रियाविधि में हमने दो सिद्धांतों को पढ़ा था, दो परिकल्पनाएं पढ़ी थी। ताला चाबी सिद्धांत, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, जो कि 1894 में एमएल फिशर द्वारा दी गई। दूसरी थी प्रेरित जोड़ परिकल्पना, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, जो कि डी कॉसलैंड ने 1966 में दी थी। तो ताला चाबी सिद्धांत क्या बताता है? तो ताला चाबी सिद्धांत बताता है कि जो अभिकारक और एंजाइम होते हैं उनमें पूरक संबंध होता है, परंतु प्रेरित जोड़ परिकल्पना इस अवधारणा को नहीं मानती। वो क्या कहती है कि प्रारंभ में एंजाइम के सक्रिय स्थल का आकार अभिकारक के पूरक नहीं होता, अभिकारक के पूरक नहीं होता। जैसे ही अभिकारक एंजाइम से जुड़ता है तो एंजाइम की ज्यामिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, या एंजाइम की ज्यामिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रेरित होते हैं, और एंजाइम क्रियाधार के बीच क्या संबंध रहता है? ग्लोव एंड हैंड संबंध रहता है, दस्ताना और हाथ वाला संबंध रहता है। तो पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ताला चाबी सिद्धांत ये मानता है कि अभिकारक और एंजाइम के सक्रिय स्थलों में क्या क्या संबंध होता है? पूरक संबंध होता है। लेकिन प्रेरित जोड़ सिद्धांत इसको नहीं मानता। वो तो ये कहता है कि प्रारंभ में अभिकारकों का आकार एंजाइम के सक्रिय स्थलों के अनुसार नहीं होता। जब जैसे ही अभिकारक और एंजाइम जुड़ते हैं तो उसमें वो परिवर्तन होता है, अर्थात एंजाइमों के सक्रिय स्थलों में ऐसा परिवर्तन होता है कि अभिकारक से वो जुड़ सकें, और अभिकारक से जुड़ जाने के बाद वो आपस में एंजाइम में कुछ क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, अर्थात महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिवर्तन प्रेरित होते हैं, जिससे अभिकारक एंजाइम के सक्रिय स्थलों पर फिट बैठ जाता है। अर्थात प्रारंभ में एंजाइम के जो सक्रिय स्थल हैं वो अभिकारक के पूरक नहीं होते, अभिकारकों के फिट होने के लिए अनुकूल नहीं होते। बाद में जैसे उनमें संपर्क आता है तब वो सक्रिय स्थल अभिकारकों के हिसाब से अनुकूलित हो जाते हैं, उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जिससे अभिकारक और एंजाइम के सक्रिय स्थल आसानी से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात भी बता रहे हैं कि एंजाइम और अभिकारक में यहाँ ग्लोव एंड हैंड का सिद्धांत रहता है। आप जानते हैं जैसे ग्लोव रहता है हाथों का, दस्ताना, तो जैसे ही हम दस्ताने को जैसे हाथ होंगे वैसे ही क्या होगा, उसकी आकृति बनेगी। तो कहने का मतलब है हैंड क्या है, यहाँ अभिकारक है, तो अभिकारक जैसे होंगे उसी हिसाब से ग्लोव में परिवर्तन अर्थात दस्ताने में परिवर्तन हो जाता है। तो अभिकारक हम किसको माने? हैंड हाथ को माने, और ग्लोव को दस्ताने को क्या माने? एंजाइम माने। तो जैसे ये हैंड इनमें फिट होता है, प्रारंभ में वो हैंड हाथ के हिसाब से नहीं होता, जैसे उसमें हाथ फिट करते हैं तो हाथ जैसी आकृति उसमें आसानी से बन जाती है, अर्थात उसके सक्रिय स्थल हाथ या अभिकारक के हिसाब से क्या हो जाते हैं? अनुकूलित हो जाते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर आपको प्रारंभ में ये एंजाइम दिखाई दे रहा है, और एंजाइम का सक्रिय स्थल देखो ये दिखाई दे रहा है, कैसा है ये? बिल्कुल इसकी आकृति अलग है। और ये अभिकारक है जिसे सबस्ट्रेट कह रहे हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट है ये, यहाँ अभिकारक जुड़ेगा। तो देखो बच्चों, जैसे जुड़ता है तो जो एंजाइम की प्रारंभिक आकृति थी, ज्यामिति थी, वो यहाँ पर कैसी हो गई है? बिल्कुल अभिकारक जैसी हो गई है। जैसे ही अभिकारक इसके संपर्क में आया है तो एंजाइम की ज्यामिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होकर अभिकारक के लिए अनुकूल ज्यामिति बन गई सक्रिय स्थलों की, जिससे अभिकारक यहाँ फिट हो गया, और फिट होने के बाद ये एंजाइम फ्री हो जाता है और उत्पाद के रूप में यहाँ ये प्राप्त होता है। तो ये इस सिद्धांत को बताता है। जबकि ताला चाबी सिद्धांत क्या बताता है कि प्रारंभ में ही ये अभिकारक सक्रिय स्थल के अनुकूल होते हैं, सीधे वो जुड़ जाते हैं, उनमें ऐसा कोई ज्यामितीय परिवर्तन प्रेरित नहीं होता है। और ताला चाबी सिद्धांत हमें ये भी बताता है कि एंजाइम विशिष्टता होती है, अर्थात विशिष्ट एंजाइम विशिष्ट अभिकारक से संबंधित अभिक्रिया को ही क्या करेंगे? उत्प्रेरित करेंगे। और ताला चाबी सिद्धांत हमें ये भी बताता है कि जो अभिक्रियाएं होती हैं, एंजाइमी अभिक्रियाएं, वो उत्क्रमणी होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। और ताला चाबी सिद्धांत हमें ये भी बताता है कि अभिक्रिया के अंत के बाद कोई भी एंजाइम अपरिवर्तित रहता है,
अर्थात उसमें अनचेंज रहता है, वो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे एक चाबी किसी ताले को खोलने के बाद वैसी की वैसी बनी रहती है, लेकिन ताले की आकृति आकार में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात ताला खुल जाता है। इसका मतलब है अभिकारक टूट जाता है, उत्पादों में बदल जाता है। लेकिन चाबी अर्थात एंजाइम, चाबी को हम क्या मान रहे हैं, एंजाइम मान रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हमने एक और बताया था कि एक बात और थी कि जो ताला चाबी सिद्धांत है वो ये भी बताता है कि अवक्रियाएं जब उत्क्रमणीय दिशा में होती हैं तो उनमें साम्य स्थापित हो जाता है। जो साम्य स्थापित होगा वो मध्यवर्ती सम्मिश्र और अभिकारक और एंजाइम के मध्य होगा। ध्यान रखनी है, अभिकारक और एंजाइम एक तरफ होंगे, अभिकारक प्लस एंजाइम, और जो साम्यावस्था का निशान है उस हिसाब से उनसे दर्शाएंगे। ध्यान रखनी है, अभिकारक और एंजाइम, अभिकारक प्लस एंजाइम और एंजाइम सम्मिश्र के मध्य क्या बनेगा, साम्यावस्था स्थापित होगी, अर्थात अवक्रिया दोनों ही दिशा में गतिशील होगी। और दोनों ही दिशा में गतिशील होगी तो एंजाइम अभिक्रिया की दिशा को प्रभावित नहीं करेंगे, केवल अभिक्रिया की दर को प्रभावित करेंगे, केवल वो अभिक्रिया को त्वरित करेंगे। और किसी भी अभिक्रिया को एंजाइम शुरू भी नहीं करते, आप जानते हैं। तो आप जानते हैं किसी भी अभिक्रिया को शुरू करने के लिए क्या रहता है, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता रहता है, एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता रहती है। ध्यान रखनी है, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जिस पर कोई भी अभिकारक अभिक्रिया करने के लिए क्या होता है, तैयार होता है। अर्थात किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा जो मध्यवर्ती रहता है उसकी सक्रियण ऊर्जा, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होता है जो मध्यवर्ती सम्मिश्र होता है उसकी ऊर्जा, अर्थात एंजाइम अभिकारक जो सम्मिश्र होता है उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है बजाय अभिकारक के, जिससे ज़्यादा ऊर्जा होने पर, ऊर्जा स्तर उच्च होने पर वो किस में बदल जाता है, उत्पादों में बदल जाता है। तो ध्यान रखनी है, किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए एंजाइम मध्यवर्ती बनते हैं, अर्थात एंजाइम सम्मिश्र बनते हैं, और एंजाइम सम्मिश्र जो बनते हैं वो ही किसी अभिक्रिया को उत्पादों में अग्रसर करते हैं। क्योंकि जो ऊर्जा स्तर होता है, ऊर्जा बैरियर होता है, उसे पार करने के लिए जो अधिकतम ऊर्जा चाहिए, और अधिकतम ऊर्जा में कौन रहता है, एंजाइम मध्यवर्ती होते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होते हैं। ध्यान रखनी है, वही किसी अभिकारक को एक तरीके से उत्पाद में बदलने के लिए मध्यवर्ती का कार्य करते हैं। तो बच्चों, आपने पढ़ा कि ताला चाबी सिद्धांत के विपरीत प्रेरित जोड़ सिद्धांत अभिकारकों के आकार और एंजाइम के सक्रिय स्थलों में पूरक संबंध को नहीं मानता। वो केवल ये कहता है कि बाद में जैसे ही अभिकारक और सक्रिय स्थल अर्थात एंजाइम के सक्रिय स्थल संपर्क में आते हैं तो सक्रिय स्थलों में कुछ ज्यामितीय परिवर्तन होते हैं, अर्थात वो सबस्ट्रेट के अनुकूल हो जाते हैं, उनकी आकृति ऐसी हो जाती है कि सबस्ट्रेट उसमें आसानी से फिट हो जाता है। तो अर्थात ज्यामितीय परिवर्तन बाद में प्रेरित होते हैं जैसे ही अभिकारक एंजाइम के सक्रिय स्थलों के संपर्क में होता है, पहले नहीं होते। तो पहले होने की कौन बात करता है, ताला चाबी सिद्धांत करता है। तो बच्चों, इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।